देखिए, मूल रूप से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये पूरा चैप्टर आपका ये बताता है कि जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, है ना, एक ट्रेडर के तौर पे वो लोग। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि जब यहाँ पे आपको मतलब एक काफी अरसे तक, और जब ट्रेडिंग जब उन्होंने किया उसके बाद से उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन इन सेंस की ट्रेडिंग कंपनी से वो क्या हो गए, एक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग आए, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उन लोगों ने क्या किया, एक बनाया, है ना। अब उसमें कई तरह के डेवलपमेंट हुए इस कॉन्टेक्स्ट में। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बताए थे 1833 चार्टर्ड एक्ट जो है ना, 1833 चार्टर्ड एक्ट। और इसमें आप देखिएगा तो एक इवोल्यूशन जो है, एक काफी उसमें एक इम्पोर्टेंस ये है, जैसे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो हम आपको बता रहे हैं। अब वहां से आप देखिए फिर 1784 जो है फिर इंडिया एक्ट, 1813, फिर 1833, तो 1833 चार्टर्ड एक्ट जो था, जो हमने बताया कि इसके पहले वो लोग कभी भी सोशियो रिलीजियस जो यहाँ के जो इश्यूज थे उसमें क्या किया उन लोगों ने, कभी इंटरफेयर नहीं किया। वहीं से इंटरफेरेंस उन लोगों का धीरे धीरे जो है वो हुआ। उसके पहले जैसे कि जब दीवानी राइट्स मिली, तो दीवानी राइट्स मिली तो उनको क्या, रेवेन्यू का राइट्स मिला। और रेवेन्यू का राइट्स मिला तो फिर उसके बाद से आपने देखा कि क्या हुआ, फिर वो केवल उनका कंसर्न था एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे यहाँ पे जो प्रॉफिट्स था उसको केवल गेन करना, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप देखिएगा तो 1813 तक जैसे कि मोनोपोली ऑफ क्या था, ट्रेड थी इस पे। और 33 के बाद से वो ट्रेडिंग कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई, और वो क्या हो गई, एक तरफ यहाँ पे शासन करने लगी, है ना, 1833 के बाद। और आप यहाँ पे उस समय का, अब आप हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको अब आप कनेक्ट कीजिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? 1800, जैसे कि लॉर्ड लेक कब था, लॉर्ड लेक का बताइए। 1803 में क्या हुआ, ये कोई इंसिडेंस बताइए, पॉलिटिकल इंसिडेंस। थर्ड बैटल जो हुआ था मराठा का, वो कब हुआ था? हाँ, नहीं याद आ रहा है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, ठीक है। उसके बाद से डिक्लिनेशन जो है आप देखिएगा। और इधर क्या था, जो मुगल जो थे, लेटर मुगल थे, वो धीरे धीरे वो क्या थे, वहां पे भी अब और कन्फाइंड हो गया था कहां तक, वो सिर्फ आप दिल्ली या फिर लाल किला वाला इलाका जो था। और उसमें भी आप देखिएगा जो 57 का जब बाद में जो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो उस समय कौन लीड किया था, बहादुर शाह जफर भी, है ना। तो उस समय तक ये कहां तक कन्फाइंड हो गए थे। और उसके बाद से मराठा जो थे वो भी नहीं यहाँ पे, भाई मराठा भी उसके बाद से उनकी क्या हुई थी, थर्ड जो बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ उसमें उनकी हार हुई थी। तो अब जो इंडिया में जो रूल करने वाला था वो कंपनी धीरे धीरे क्या किया, इस वैक्यूम को फिल किया। क्योंकि ग्रेट मुगल्स थे, उसके बाद से क्या लेटर मुगल्स, आप इस चीज को पढ़िए, देखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिकली वो एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट ही है। तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम था उसको फिल कौन करने की कोशिश किया, ये ट्रेडिंग कंपनी। अब ये कंपनी कैसे ट्रांसफर हो गई, धीरे धीरे एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक यूनिट में। और उसके बाद से 33 का जो चार्टर्ड एक्ट था, और फिर उसके बाद से आप देखिए 1853, और उसके बाद उनका क्या इंटरफेरेंस हुआ कि हम यहाँ पे जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके, रेलवेज का जो उन लोगों ने, जैसे कि बॉम्बे टू थाने जो है, कल बता रहे थे डलहौजी वाला जो एरिया जो उनका एरा था, तो उसमें क्या था, ये डिफरेंट डिफरेंट ये चेंजेज आए। फिर उसके बाद से रिवोल्ट जो आपका 1857 का हुआ, और फिर इस पारामाउंसी को क्या कर दिया गया, ब्रिटिश पारामाउंसी को क्राउन के हवाले कर दिया गया, और पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट हुआ। 1861 का फिर से चार्टर्ड आया, उसके बाद से क्या किया गया, आप देखिए कि जुडिशियल जो सर्विसेज है, बेसिकली उसमें क्या हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे कि बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट, और क्या कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर और 1861 के बाद से क्या किया गया था, वायसराय जो है ये लोग बने। और उसके बाद से फिर जब डेवलपमेंट ये होने मतलब ये स्टार्ट किया लोग 1861 ऑनवर्ड। और फिर क्रोनोलॉजी मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होके, और 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर उसके बाद से आपका जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। और इसको जब आप ये समझ लेंगे तो उसके बाद से ये क्वेश्चन जो है ये कर पाना आपके लिए
काफी आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो अब 57 को एक आप क्या कीजिए, एक बाउंड्री के तौर पे उसको रखिए। क्यों? क्योंकि 1857 क्या था, एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो 1857 के पहले जो एक्ट थे वो कौन से थे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आप देख लीजिए। तो सबसे उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 1833 का चार्टर्ड एक्ट, उसके बाद उसके पहले क्या था 1813 का, फिर उसके बाद से 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, तो कोई बताए तो क्या क्या प्रावधान थे। एक सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या किया गया था, हाँ उसको सबोर्डिनेट करने के लिए बंगाल को जो है वो रखा गया था। और उसके अलावा और हाँ, हाँ नहीं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस समय थे, और 1833 चार्टर्ड एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो इंडिया। ये दोनों में एक बहुत जो मूलभूत अंतर है, ये ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। दूसरी बात, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, सर एलिजे इम्फे, है ना। और जो ये एक और जो जज जो कल हम लोग जो बात कर रहे थे, क्या नाम था उनका, लिमिस्टर, वो कौन थे, एक प्यूने जज थे या फिर एक रेगुलेटिंग जो है क्या। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छा बोला है मेरे ख्याल से। ठीक है, तब इसको ये समझिए। उसके बाद से और क्या था 1773 में, 1784 में पॉलिटिकल और कमर्शियल दो को अलग किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है था, ये 1784 में ये डेवलपमेंट हुआ था फिक्स इंडिया एक्ट में, है ना। 1773 के बाद ये हुआ था। इसके बाद से और अब आ जाइए, तो 1813 और 1833 क्लियर हो गया। 61 उसके बाद से 1885 एक बहुत बड़ा इंसिडेंस होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और इसी क्रोनोलॉजी में आप लोग जो है जितने लॉर्ड गवर्नर है इनको भी ध्यान में ये रखते हुए आप लोग आगे थे। और उसके बाद से आप देखिए कि जो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और जो अर्ली मॉडरेट्स उसमें जो लोग थे स्टार्ट के, या उस समय की जितने ऑर्गेनाइजेशन है इनका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा भी। जैसे उस समय कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने थे, कुछ याद आ रहा है। प्री कांग्रेस कुछ एसोसिएशंस थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, और भी बहुत सारा था आपका एसोसिएशन। हाँ, तो इन सब के प्रेसिडेंट कौन है, ये हमेशा ये लिस्ट ध्यान में रखना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अर्ली मॉडरेट्स का पहला क्या था कि जो 1892 में भी एक और एक्ट आने वाला था, उसमें कि बजट में हमारा क्या हो, एक पार्टिसिपेशन और एक वोटिंग राइट्स के लिए उन लोगों ने एक फाइट किया, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर जब आप देखिएगा, तो एक उसके बाद से जब आया, जब ये लॉर्ड कर्जन का, तो उस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि ये किस वजह से हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है हमारा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से हमको क्या करना है, एक बंगाल जो है उसको मतलब दो भाग में कि उनको रूल करने में जो है परेशानी हो रही है, ठीक है। और उसमें वो अलग किए गए। और 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल था, और वहीं से एक बहुत बड़ा जो है, जो इन लोग का एक पॉलिसी था क्या, डिवाइड एंड रूल। और वो किसमें दिखाई दिया, 1909 का जो उन लोग का जो ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म था, जिसमें क्या था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वो चर्चा की गई थी, ठीक है। अब यहां से अब आप देखिए कि 1909, और फिर 1909 के बाद अगला क्या आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें 1919 का जो है वही इनफैक्ट क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। कल क्वेश्चन भी हम लोग उसमें देखे थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद 35 आया। और उसमें ही एक प्रावधान था कि 10 इयर्स के बाद से एक आएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स जो है इस पर स्टडी करने के लिए, जो साइमन कमीशन था, ऑल वाइट कमीशन उसको बोलते हैं, है ना। और 1919 में क्या प्रावधान था, तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया था कि डायरार्की जो है, डायरार्की जिसको बोलते हैं, या डिवल गवर्नेंस, वो क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरार्की क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें दो, हाँ वेरी गुड, रिजर्व्स और ट्रांसफर दो सब्जेक्ट्स जो है वो होते थे, है ना। इसके साथ साथ जो है
बाई कैमरियलिज्म जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, द्विसदन, मतलब कि दो तरह के जो सदन है, जैसे कि बाई कैमरियलिज्म किसको बोलते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा दो आपके हो गए, है ना, फिर सेंट्रल असेंबली, तो ये 1919 का ये प्रावधान है, ठीक है। फिर आप यहां से देखिए कि 1919 में जो था, अब प्रोविंसेस को कोई ऑटोनॉमी नहीं दिया गया था, प्रोविंसेस मतलब जो प्रांत को, है ना, किसके पास को ऑटोनॉमी था, वो सेंट्रलाइज एक तरह से किया गया था। 35 का जब एक्ट आया, जो आपका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है 60% वहीं से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें क्या किया गया था कि ये जो डायरार्की है इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, लेकिन सेंटर के पास वो डायरार्की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, क्लियर है, प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस को क्या किया गया था, एक उन लोगों को स्वायत्तता दे दी गई थी, है? हाँ, वो भी उसके बाद से अलग किया गया था। इसके अलावा जो ये बर्मा आपका जो है, एक उसका एक पार्टिसिपेशन जो है, हाँ, बांग्ला का पार्टीशन हो गया था। फिर सिंध एक आपका एक सेपरेट जो है ये बना, ठीक है। और क्या बना आपका, आरबीआई, जैसा हमने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके पहले आरबीआई एक्ट 1934 है, और इट वाज जॉन हिल्टन यंग कमीशन जिसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई स्टेब्लिश हुआ, और 1 अप्रैल 1935 को इसका स्टेब्लिशमेंट हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद से उस समय जो बर्मा म्यांमार होता था और इंडिया, इस सब का कलेक्टिव क्या होता था, आरबीआई जो है यही उसका एक बैंक होता था, है ना। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 35 में। इस 35 के एक्ट में इमरजेंसी प्रोविजन भी होता था, जैसे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जैसे हम लोग किससे कहते हैं कि वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, इससे हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन है, ये इमरजेंसी प्रोविजन इसमें भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 35 में भी उसमें था। अभी जो प्रेजेंट आप देखते हैं ये डीपीएसपी में, इसी तरह डीपीएसपी वेस्ट में था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कर, और ये डीपीएसपी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग लिए, ये कहां से लिए, आयरलैंड से। अभी देखिए फैक्ट से फैक्ट्स, फैक्ट से फैक्ट्स कैसे निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे आपको बहुत सटीक रूप से, और जो ऑल इंडिया फेडरेशन की भी बात हुई थी किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डायरार्की यहाँ एबोलिस्ट हो गया था, डायरार्की वहां पे क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, बाई कैमरलिज्म वहां पे था यहाँ पे, और आगे उसके बाद से क्या कहते थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, दो जो सब्जेक्ट थे उसके बाद से। फिर 35 के बाद से क्या एरा स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वाइड जो है आप देखिएगा कि ये एक डेवलपमेंट होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, और इसी के बाद से क्या हुआ, जो प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए, और वो इलेक्शंस हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, उस इलेक्शंस के बाद कई जगह जैसे कि आपकी जो है ये गवर्नमेंट भी बनी, उसके बाद से कई जगह क्या हुआ, जैसे कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल यहाँ पे क्या किया था, वो रिजाइन कर दिया था, है ना, कब 1937, हाँ। और 36 में क्या हुआ था, एक और बड़ी घटना घटी थी, पार्टीशन हुआ था, जो आपका उड़ीसा से अलग हो गया था आपका बिहार। और 1912 जो कल हम लोग डिस्कस किए थे, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, हाँ, बिहार का वही जो स्थापना दिवस जो है वही 22 मार्च को मनाया जाता है, 1912 को मनाया था, 36 को नहीं, है कहाँ पे, बांकीपुर में। हाँ, कौन थे उसके प्रेसिडेंट, है बांकीपुर वाले में बिशन नारायण धर थे, हाँ। फिर किशन नारायण धर थे उसमें जो है, हाँ, उसमें नेशनल एंथम जो है उसको ये कांग्रेस ने क्या किया था, तो किया था। और ये जो इस कांग्रेस के जो सेशन है ना, इंपॉर्टेंट सेशन है ना, उसको भी ध्यान में ये रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको आगे क्वेश्चन भी आएगा कि 26 जनवरी जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट किए 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी को ही क्यों किया, 1929 लाहौर सेशन याद करो, हाँ, तो उसमें क्या किया गया था, हाँ, और उसके बाद से इसको स्वतंत्रता, लेकिन देश आजाद कब हो गया था, 15 अगस्त 1947, उस, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद से देखिए और भी इंपॉर्टेंट, जैसे 1907 में सूरत स्प्लिट, स्वराज जो है इस ये कब आया था, पहले पहली बार कांग्रेस के सेशन में, ठीक है। इसके साथ साथ और आप देखिए
कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, तो सबसे पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन या इसके बारे में कौन चर्चा किया था? एम एन रॉय जो है, वेरी गुड। एम एन रॉय जो इसके विषय में ये डिस्कस किए थे। तो ये सब जो क्वेश्चन, एम एन रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट जो है वो लीडर थे, ठीक है। और फिर आप उसके बाद से देखिए 1942, तो उसमें क्या आया था? क्रिप्स मिशन जो है वो। और क्रिप्स मिशन में कौन 3 लोग थे बताइए तो? स्टैफोर्ड, क्रिप्स, लॉरेंस, ठीक है। और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी बोला गया। किसने बोला था ये? हाँ, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिर उसके बाद से क्या, कैबिनेट मिशन फिर आता है 1946, जो क्या बताता है 1946 कैबिनेट मिशन, क्या प्रावधान था उसमें? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाना है। इलेक्टेड जो है वो लोग आएंगे कहां से? प्रोविंसेस से। और फिर उसके बाद से क्या है? डोमिनियन स्टेटस जो है ये 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद से कि 2 स्टेट बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और वो डोमिनियन जो है वो होंगे। माउंटबेटन प्लान के बाद जो इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी आपको नेशनहुड देना ही नहीं चाहते थे। ब्रिटिशर्स जो है हमेशा, और यहां से भी जो डिमांड किया गया था, ये लोग भी डोमिनियन स्टेटस के लिए ही डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो इट वाज 1929 जो लाहौर सेशन था, और आप अगर देखिएगा, अगर हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग डिटेल में, 1920-21 जो था वो क्या था? एनसीएम का दौर था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब वापस ले लिए जब गांधी जी, तो उसके बाद से क्या हुआ? स्वराज पार्टी जो है, जैसे कि यही चितरंजन दास हो गए, चितरंजन, मोतीलाल नेहरू हो गए, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ये लोग क्या किए? इन लोगों का ये मानना था। और ये वही टाइम है कि 1919 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या एस्टेब्लिश किया? बाई कैमरलिज्म एंड सेंट्रल असेंबली, है ना। सेंट्रल असेंबली, और सेंट्रल असेंबली में पहले ये कौन थे उसके प्रेसिडेंट, कोई बताएगा? विट्ठल भाई पटेल कौन थे? नहीं तो वो तो ठीक थे, उनके भाई थे, मतलब उनका क्या था, मतलब विट्ठल भाई पटेल जो थे वो कौन थे? हम्म। हाँ, तो ये लोग कौन थे? ये लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किए। तो अब जो है कि स्वराज के हम लोग उसमें, ये लोग चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, मतलब कि हम लोग का पार्टिसिपेशन हो किसमें? गवर्नमेंट में, है ना। क्योंकि बाहर से हम लोग लड़के कितना ज्यादा हम लोग इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, तो हम लोग इस गवर्नमेंट का पार्ट होके और कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट करें, है ना। तो अर्ली मॉडरेट्स जो थे वो इस पर्सपेक्टिव में थे, और इस मतलब ओपिनियन के थे। तो वो इस इंप्रेशन में थे कि ब्रिटिशर्स जो है, बिकॉज दे आर द पीपुल हु बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ। तो अब ये बिलीव किस में करते थे? रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ इनका अगर आप सही मायने में देखिएगा, तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? वो आपके ऊपर शासन करने की थी। तो शासन करने की थी, तो वन हैंड वो लोग क्या बात करते थे? रूल ऑफ लॉ। और सेकेंड हैंड जो उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी? एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी। जैसे कि अगर आप और देखिएगा, तो जैसे कि इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन लोगों ने डेवलप भी किया, तो ये डेवलप किया किस चीज के लिए? ताकि रिमोट एरिया से रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद से क्या करें? वो यहाँ से एक्सपोर्ट करें। और उस एरा में आप देखिएगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होता था। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हैं अपने गुड्स को, कहाँ पे? आउटसाइड द कंट्री। तो आउटसाइड द कंट्री जब आप सेल कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ आ रहा है? इनसाइड। तो एक्सपोर्ट मतलब कि किसी भी चीज को बेचना, मतलब अपने टेरिटोरी के बाहर। और इंपोर्ट मतलब वहां से खरीदना, तो खरीद रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर। लेकिन इसके बाद में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ से गुड्स, जो रॉ मटेरियल जाता था, तो एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर वो चार्ज करते थे। और जब फिनिश गुड्स हो जाए, वहां से बन के आए जब इंपोर्ट, तो हो जाता था। तो वन हैंड यू आर सेइंग दैट वी आर डेवलपिंग इंडिया, है ना, कि हम लोग इंडिया को क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। और सेकंड जो है, दूसरे तरफ से आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी पॉलिसीज ऐसी ही थी। तो जो एक जो विंग था वो ये चाह रहे थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करें? फाइट करें।
और सेकंड जो था, जो जैसे कि 2021 में ये क्या एनसीएम वापस हो गया, वेस्ट आप लोग जान ही रहे हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट, और उसके बाद से ये क्या हुआ कि एक नया जो दौर जो निकला, वो क्या किया कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, किनसे लड़ेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे, जिसमें आप ये जितने ये रिवोल्यूशनरी ये लोग जो है, जैसे कि आप अगर वो इरा देखिए तो जैसे भगत सिंह का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर वही एचआरए आगे बढ़ के क्या बना, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। फिर एचएसआरए, और इसके बाद से इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहला जो साइमन कमीशन और इसका प्रोटेस्ट किए तो लाला लाजपत राय जो है, और फिर उसके बाद से 1930 जब ये जैसे ही आपको, अब ये इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कभी नहीं कहा कि हम आपको क्या देंगे, पूर्ण आजादी या स्वतंत्रता देंगे, ऑलवेज। और कांग्रेस की भी डिमांड क्या थी, या इवन गांधी जी भी क्या डिमांड कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस, कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस से डिमांड करेंगे। लेकिन ये जो रिवोल्यूशनरी बीच में आया, ये कहे क्या, और ये किसका इंपैक्ट था वर्ल्ड वाइड, आप देखिए 1917 जो बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में, या उसका एक इम्पैक्ट आया। तो अब ये सोशलिज्म जो सोशलिस्ट जो है, ये एक तो विंग आपका इंडिया में क्या हुआ, डेवलप हुआ, और विद इन कांग्रेस भी, और इसका डिमांड ऐसे बढ़ने लगा। कांग्रेस उस समय क्या थी, लीडिंग फ्रंट वही थी आपके पूरे मूवमेंट को, और इसमें भी एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आगे चल के बन रही है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए ये पूरा 1921 से 30 हमेशा हिस्ट्री को या इस तरह के डेवलपमेंट को डिकेड वाइज देखते हैं कि एक 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाइएगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, बोल्शेविक वहां पे क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, सोशलिस्ट जो है ये, और यहाँ पे एनसीएम वापस हो गया। तो एनसीएम वापस हो गया तो जो यंग जो ब्लड थे, इनको लगा कि भाई इस मेथड से हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो वो रिवोल्यूशनरी जो है एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होने लगे। और इसी बीच में ये ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, कौन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचएसआरए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये लोग जो है, ठीक है। और इस बीच में साइमन कमीशन जो आया, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका ये जो डेवलपमेंट 1919 वाला था, उसमें क्या था कि इन 10 साल में क्या करना है, उसको रिव्यू करना है। इट वॉज कंसिडर्ड एज ऑल वाइड कमीशन, उसका भी पैन इंडिया क्या हुआ, विरोध हुआ साइमन कमीशन का। फिर उसके बाद से 1929 में लाहौर सेशन होता है, जिसमें कांग्रेस कह रही है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या था उसमें, कांग्रेस था, तो उसने ये कहा कि डोमिनियन स्टेटस की तो बात ही नहीं हो रही है, कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को ये क्या होने लगा, ये इसको स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हम लोग मनाने लगे, ठीक है, 30 कांग्रेस मनाने लगे। और उसी 26 जनवरी को, लेकिन हम लोग का क्या, 15 अगस्त 1947 को हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। तो अब उस 26 जनवरी को किसमें इंपॉर्टेंस, उसके इंपॉर्टेंस को लाने के लिए, या इसको इंपॉर्टेंस उसका जो है कि हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया 1950। अब समझ रहे हैं ये कितना ये। अब सीडीएम उसके बाद क्या आया कि फर्स्ट एनसीएम, दैट वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विथ यू, एनसीएम। और सीडीएम क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिसओबे, डिसओबे मतलब क्या, आपका अवज्ञा करेंगे, आप जो ऑर्डर कर रहे हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब ये 30, और यही वो दौर क्या था, 1931 23 मार्च ये एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह जो आप लोग को बताएं। और उसके बाद से 31 के बाद से 29 में एक इकोनॉमिकली क्या होता है, ग्रेट इंडियन, ये सॉरी, बहुत बड़ा एक क्या हुआ, एक डिप्रेशन आया आपका, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 29, एंड दिस 29 डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अपने यूज पे था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, और यही एक इकोनॉमिक रीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और पावर धीरे धीरे अब शिफ्ट करने लगा, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, और ब्रिटिशर्स भी उसमें क्या थे, एक पार्टिसिपेट उनको तो करना ही था, उसमें सबसे बड़े पावरफुल विंग पूरे वर्ल्ड में वही थे, और पावर वहां से शिफ्ट कर रहा है। और वहां पे भी क्या पॉलिटी, इंडिया में भी वो चेंज हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो चेंजेज हैं, जैसे कि क्या, कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को दिया गया, तो प्रोविंसेस को आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, पहले आप सेंट्रलाइज पावर रख रहे थे, अब आप बोल रहे हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हम लोग फाइट कर रहे थे, अब आपका ये क्या है, रूपरेखा जो है आजादी का, यहीं से पूरे जो है ये पटल पे दिखाई देने लगा। मतलब इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इंडिया कभी भी आजाद हो सकता है।
समझ रहे हैं। 29 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड किया गया था और 1947 में जाके हम लोग आजाद हुए, समझ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये देखिए, और इस बीच में एक और लीडर आपके जो आ जाते हैं पूरे ये पैन इंडिया पे, कौन, सुभाष चंद्र बोस, है ना। त्रिपुरी सेशन, हरिपुरा सेशन, ये सब आप लोग जान ही रहे हैं, दुपट्टा भी सीताराम मिल गया। फिर उसके बाद से फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद से ब्रिटिशर्स का क्या होता है, कॉस्ट जो है यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और इसमें और धीरे धीरे अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से अब चला जाए छोड़ के, है, प्रेशर भी था। तो अब वहां पे जब इस तरह से अब आप, और वहीं पे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है कि भाई आप आजाद तो हो जाएंगे, बट हाउ डू यू गवर्न। तो गवर्न कैसे करेंगे, तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो क्या थे, वो इलेक्टेड जो है वो कहाँ से आई है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोविंसेस से आए। फिर उसके बाद से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और फिर पहली मीटिंग कब होती है इसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946। और आगे की कहानी आप लोग जानते ही हैं, 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है इतना लगा कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां से आप लोग, तो ये देखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा डेवलपमेंट जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और आपका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 1950, 26 जनवरी 1950। तो ये एक डेवलपमेंट जो है, इसको आप जो है समझिएगा। फिर उसके बाद से एक एक जो लॉर्ड गवर्नर आए, उन्होंने जो पॉलिसी लिया, वो पॉलिसी और उसके पीछे का वर्ल्ड वाइड क्या उस समय जो है सिचुएशन था, ये काफी जो है ये मिलता जुलता है, और इसी के बदौलत आप जो कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन है आप उसको हैंडल करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसमें इससे क्या हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन और एक आपको ब्रीफ आइडिया रहेगा, तो आपको इसमें से ये डिटेक्ट कर पाने में आसानी होगी। चलिए आगे इसमें जो है ये चलते हैं। 26 इसको देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1919 क्लियरली डिफाइंड, क्या होगा इसमें बताइए तो। न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, द jurisdiction of central and provincial government, the powers of secretary and state for India and the viceroy, none of the above. hmm? The jurisdiction of central and provincial government, confirm, सही है। अब इसमें है कि ये पावर जो है ये क्या कह रहा है कि एक तरह से आपको ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो क्या किया गया था, वो इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट आइए, provincial autonomy, just now we have discussed, which among the following introduced the provincial autonomy in British India? Cabinet mission, Simon Commission, Government of India Act, Government of India Act 1990, कौन सा, which one among the, ये तो वही हो गया कि भाई इतना इतना देर इतना प्रवचन सुना है, कोई काम का नहीं हुआ। क्वेश्चन एक बार दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, आप लोग पढ़ ही लीजिए। सॉरी कहाँ लिखा है इसमें, हाँ डाल रहे, सॉरी के लिए वहां जगह नहीं है, ध्यान दीजिए, है ना, है ना। तो वही होगा, एक स्टूडेंट था मेरा, तो एग्जाम देने गया, तो कहा कि सर जो पढ़ाए थे सब एग्जाम में आ गया, लेकिन एग्जाम खराब हो गया। बोले क्यों, तो सर कौन पहले बनाए कौन बाद में बनाए, इसी में हम डिसीजन लेने में टाइम निकल गया, क्वेश्चन छोड़ गया, लिखे नहीं था। तो वही जो है बात हो गई। इसमें से क्या है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय प्रोविंशियल कोड, अब इसमें कौन है कि, अब एक बार जरा फिर से रिकॉल कीजिए, तो कैबिनेट मिशन क्या है, पॉइंट बताइए जल्दी जल्दी। हम्म, किसको, कैबिनेट मिशन क्या, और कैबिनेट मिशन में क्या था, हम्म,
हाँ, हाँ, और कैबिनेट मिशन मेंबर कौन थे? कौन थे? क्रिप्स मिशन के कौन मेंबर थे? इसके विषय में बताइए, साइमन कमीशन के बारे में। हाँ, तो 27 में जो विरोध किए थे लोग, कौन कौन किए थे लोग? बस एक यही नाम ही याद आ रहा है। हाँ? जैसे अगर हम कहें कि मद्रास में कौन किया था? हाँ, पी चिदम्बरम। वही पी चिदम्बरम का तो उसमें चिदम्बरम पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का बता रहा है। पी चिदम्बरम उसमें कहां से होंगे? सही बोलते दादाजी। वो ये कौन सा मतलब हुआ? और बताइए इसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। हाँ, किसमें? उसको और स्ट्रेंथन किया गया। हाँ, कॉमनल इलेक्ट्रेट या सेपरेट इलेक्ट्रेट 1909। 1919 बताओ, ये वाला याद आ रहा है कुछ? नहीं। हाँ, और हाँ, गुड, बाई कैमरलिज्म। और इसका कल कहे थे आप लोगों को लिस्ट बनाने के लिए, नहीं बनाया क्या? हम्म, हम्म, हाँ, वेरी गुड। हाँ, बताइए। चलिए स्टार्ट कीजिए, लिख ही लीजिए, लिखवा दीजिए, क्या लिख के लीजिए। हाँ, तो फिर तो उसमें लिखिए, सबसे पहले लिखिए 1773 रेगुलेटिंग है। अब स्टार्ट ही कर देते हैं। क्या हुआ? लिखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल। बाद में कल से ठीक करना, क्लास में तो हिस्ट्री। हाँ, गवर्नर ऑफ बंगाल क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल बताइए तो, क्या पॉइंट है? हाँ, 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 गवर्नर ऑफ बंगाल हैज बीन। अच्छा, हिंदी में दोनों लोग चलेगा, इतना तो लिख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा पॉइंट में। हैज बीन सबऑर्डिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड एंड और कौन सा है? बॉम्बे। हम्म, एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल with 4 members was created to assist the governor general. ठीक है? The number of directors in a company
अब कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? हाँ, उस समय तक कंपनी थी अभी, है ना? क्या लिखे लो? हाँ, कंपनी फोर assisted by four members. हाँ, फोर फोर मेंबर्स। नेक्स्ट लिखिए वॉरेन हेस्टिंग्स as the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था, द गवर्नर जनरल। हाँ, उसके पहले था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन इसमें ये क्या डिसीजन लिया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो, और वॉरेन हेस्टिंग जो है, और क्लाइव को क्या कर दिया गया था? इम्पीचमेंट किसका हुआ था? हेस्टिंग्स का हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद से ये कौन आया? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट जो थे गवर्नर जनरल थे, तो वो बेनिफिशियरी किसके हो गए? 1773 रेगुलेटिंग में। हाँ 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 हाँ, तो उसके बाद से गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग, इसीलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आगे लिखिए द गवर्नर जनरल हैड टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नर जनरल से भी सुपीरियर, वही तो सब कुछ थी। ठीक है, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट was established at Calcutta in 1774 as per the provisions of Regulating Act 1773। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैड चीफ जस्टिस एंड थ्री असिस्टेंट जजेज। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजे इन्फे, ELIJAH, सर ELIJAHIMPHEY, एलिजे इन्फे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। क्या छूट गया, आप क्या बोलिए? हाँ, वो है 81 है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हम लोग जो बड़ा जो चार्टर है ना वही 1784 जो है, और भी बहुत सारा उसमें ऑर्डर आया, लेकिन नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पहले लिखे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एज पर द एक्ट ऑफ 1784, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। The territories of East India Company was called as the British possession in India. British possession in India. क्या नेक्स्ट लिखिए एज पर द एक्ट
a joint government of British India run by the Crown and Company was established and the government had the ultimate power and authority. A court of directors was formed for commercial operations and six operations affairs and 6 members were appointed for political affair. ये जो कमर्शियल और पॉलिटिकल जो दो अफेयर हो गए, ये क्या हो गया, यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, समझ रहे हैं। तो अब इसमें 6 मेंबर कहां हो गए आपके, वो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए हो गए, और किसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। हाँ तो वही तो ठीक तो लिखे, उसमें क्या कंफ्यूजन है। तो इसमें उसमें और उसके बाद से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर अब जैसे उसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में देखे कि डायरेक्टर किसको कंट्रोल कर रहा है, गवर्नर जनरल को। और 84 में क्या किया गया कि एक उसको हटा के एक सेपरेट कर दिया गया, एक पॉलिटिकल और कमर्शियल दो डिफरेंट जो है आपके विंग बना दिए गए, और फिर उसके बाद से आपका हो गया 1784 का ये पिट्स इंडिया है। इंपॉर्टेंट इसमें यही पॉइंट है। नेक्स्ट आगे कौन सा है अब आगे लिखिए चार्टर्ड एक्ट 1813, जो इंपॉर्टेंट वाला है उसी का थोड़ा, नहीं तो फिर से और गवर्नर जनरल इन लोग का काउंसिल बना दिया गया बॉम्बे और मद्रास में, इसी में ये पिट्स इंडिया एक्ट में ही हुआ था, चार्टर्ड एक्ट 1813। लिखिए एक गवर्नर जनरल has been announced that they brought an end to the monopoly of East India Company. मोनोपोली उसकी क्या खत्म हो गई 1813 में, है ना। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ, हाँ मतलब हाँ ठीक, मोनोपोली एंड ट्रेड विथ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ट्रेड विथ इंडिया was opened for all the British citizens with the exception of tea trade. टी मतलब चाय, मतलब कि सब कुछ हट गया लेकिन क्या चाय जो है वो रह गया। और यही जो चाय बगान और जो है चाय पिलाना जो अब तक जो कल्चर में है, हाँ हाँ चाय कल्चर बना, चाय पानी का कल्चर बना, ये सब जो है वही चाय। हाँ हाँ नेक्स्ट, हाँ
किसके साथ? हाँ, चीन के साथ था, लेकिन इसमें है कि इंडिया के साथ जो है ये क्या कर दिएगा, ये मोनोपोली हटा दिया गया, लेकिन केवल चाय जो है वो रह गया 18 है 1813 ये चार्टर्ड है। हाँ, एक आया था उसमें है, नेक्स्ट आइए उसमें है, इसमें नहीं है। 1793 उसमें कॉर्नवालिस कोड ऑफ हिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट है, हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हाँ, 1833 चार्टर्ड है, उसमें उतना ही नहीं है, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ना है, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थोड़ा सा इसमें से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री हो जाएगा ये पूरा। आप समझ रहे हैं ना? अब उसके बाद कौन आया, उसके बाद ये लॉर्ड गवर्नर, तब तो हम लोग विषय से ही भटक जाएंगे। तब तो अगले महीना यही एक चैप्टर चलेगा, तो इसलिए इसको समझ, हम आपको जो ब्रीफ जो मॉडर्न हिस्ट्री का ये आइडिया दिए, इसलिए दिए कि आप लोग इसके अंडरस्टैंडिंग जो है ये क्लियर हो जाए, है ना? वो आप लोग को डिटेल में और ज्यादा इन डेप्थ जो है ये हिस्ट्री पढ़ना होगा, ये आप लोग को एक आइडिया दिए कि कैसे इसको पढ़ना है। नहीं तो ऐसे करेंगे पूरा जो है आपको देश को आजाद कर दिया 1947 1773, इतना ही नहीं है, उसमें जैसे एनसीएम में क्या क्या डिसीजन लिया गया, फिर गांधी इरविन पैक्ट था उसमें क्या था, पुना पैक्ट क्या था, फिर उसके बाद से आपका जैसे एक बोअर वार था उसमें क्या था, फिर उसके बाद से 1920s का डेवलपमेंट, होम रूल जैसे आपका छूट गया। अब ये सब उस ये सबका एक इम्पैक्ट है, होम रूल जैसे, या फिर आपका ये गदर पार्टी कहाँ है, वो सैन फ्रांसिस्को में, वो भी एक वर्ल्ड लेवल का ही डेवलपमेंट है, बस समझ रहे हैं ना? तो ये सब फिर तो हिस्ट्री हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? हम लोग को केवल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ है ना, हमको उस पर फोकस करना है, और ताकि इस आधार पे हम लोग देखें कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, हम कैसे सुनाए ये सब अचानक से। हम थोड़े ही प्रैक्टिस किए कि भाई हमको हिस्ट्री हिस्ट्री आप पूछिए हम बता। एक्चुअली क्या है ना, ये कनेक्टिविटी देखिए इसमें होता क्या है ना, जैसे ही आप इसको सोचिएगा कि आप याद कर रहे हैं ना, तो भूल जाएगा। हाँ, उसमें कि जब आप उसको अंडरस्टैंडिंग जब आपकी होनी चाहिए, तो आपको क्या मिस करेगा, एक दो फैक्ट्स भले ही भूल सकता है, जैसे कि 3 4 5 नाम आपको लेना हो तो 2 नाम याद आ रहा है, बाकी 1 2 नाम याद नहीं, है ना? तो लेकिन जो जब तक आप इवेंट्स नहीं, और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको इसमें रिकॉग्नाइज ही तो करना है, बाकी ऑप्शंस तो है ही है, तो इसमें आपको ये डेवलप तभी होगा, क्योंकि देखिए रियली इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो सब कुछ याद कर ले, ये अगर कर पा रहा है तो वो एक अलग प्लेनेट का आदमी, आप भी। इसमें क्या है कि आपको अगर लेकिन डेवलपमेंट और ये जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी ना, मतलब कि कैसे उसको एक साइंटिफिक वे में, तो आप उसको समझ पाइए, तब आप कनेक्ट कर पाइएगा आसानी से, और कोई भी मोमेंट में आप उसको जब रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल कर सकते। ये चलिए लिखिए 1833 चार्टर्ड एक्ट। 1833 चार्टर्ड एक्ट was the first chartered act was the first chartered act by Britishers when they interfere for the first time India's socio and religious affairs. Chartered Act 1833 recognized that Governor General of Bengal Governor General of Bengal has become Governor General of India. ठीक है,
Lord William Bentinck was the first Governor General of India. East India Company ended as mere an administrative body. An administrative body. It was no longer एक कमर्शियल बॉडी. ठीक है, अब वो क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, है ना. जो कमर्शियल जो बॉडी थी, अब वो क्या हो गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. और कंपनी रूल उसके बाद से, ये कब की बात है, 1833 की हम बात कर रहे हैं. इसके बाद से कब तक कंपनी रूल किया, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए. 1857. मूवी नहीं देखते आप लोग, नहीं? हाँ, मूवी आप लोग देखते तो बताइए, क्वेश्चन बन जाएगा. देयर इज नथिंग इनसिग्निफिकेंट एनीवेयर, आप लोग को बता दें. अगर वो भी देख रहे हैं तो उसको अप्लाई करना है. मूवी में भी आप देखे होंगे कि कंपनी रूल है तो उसका नियम जो है वो बदल रहा है, तो यही याद रहता. कंपनी 1833 से अब रूल कर रही है, कब तक, 1857 तक, जब वो रिवोल्ट हुआ. वॉर ऑफ, जो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, इसको भी लेके स्कॉलर्स में काफी डिबेट है. कुछ लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं, कुछ लोग इसको मेयर क्या बोलते हैं, एक सेपोय जो है ये एक रिवोल्ट था. कुछ लोग था कि वॉजिटिव प्लांट, कुछ लोग कहते हैं कि ये अनप्लांट था. क्या है कि एक अचानक से एक विद्रोह हो गया और धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लिया. ठीक है, और उसको भी अगर आप देखिए कि 57 का भी जो आपका ये पूरा रिवोल्ट था, उसको लीड कौन किया था, फिर हाँ, ये सब लोग आए थे, लेकिन लीड कौन किया था, बहादुर शाह जफर. अब उस समय भी आप देखिए कि डिक्लाइनिंग, और ये कौन थे, ये सबसे लास्ट मुगल थे, और काफी इनका एज भी हो गया था. ये बने कब थे, 1836, याद आ रहा है, 1836 उस समय जो है, और तब से लेके ये 57. लेकिन इनका जो दायरा था वो क्या हो गया, काफी सिमट के वही जो लाल किला वाला जो इलाका हो गया, ये वहीं तक दिल्ली में. और फिर उस क्या क्या, सीनियर नहीं, इसके बाद भी जो सिंबॉलिक जो था, जैसे कि इंडिया जो है वो कहां से रूल किया, दिल्ली से. हाँ, तो इसका एक इम्पोर्टेंस था, सीनियर की वजह से नहीं, सब लोग इन्हीं को जो है सो ये लीडर, तो इन्हीं के लीडरशिप में ये 57 जो है ये रिवॉल्ट. अब इसमें एक सबका स्कॉलर्स का अलग अलग जो है ये मत है. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी था ये. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ और क्या था, हुँ? और यहीं से कंपनी का रूल जो है वो खत्म होता है, और कहा जाता, 1858 और क्राउन आ गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट. देखिए ये क्लियर हो गया ये. तो अब इसमें जो है यहीं से ऑप्शंस आपको जो है ये पकड़ना होता है. चलिए नेक्स्ट आगे, क्या पॉइंट लिखा आप लोगों ने. हाँ, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन full control over revenue, civil and military. Control over revenue, civil and military. The Chartered Act of 1833 was the final step in the process of centralization. हाँ, वही पढ़ रहा, 1833 was the final step in the process of centralization in India. Process that began with the Regulating Act of 1773.
1773 से क्या ये लोग स्टार्ट किए थे, किसी तरह कब्जा कर लें, और वो कब ये पूरा हो गया, 1833, ठीक है। और लॉर्ड लेक कब था, 1813, 1803 से लेके 1813 वाला जो दौर था, इसमें कौन था, इस बीच में लॉर्ड लेक आया था कभी, जब लॉर्ड लेक, हाँ, लॉर्ड लेक ने जब कब्जा किया था, और जब मराठा जो यहाँ पे 1803, उसके बाद से 1803 के बाद मराठा कहीं थे ही नहीं सीन, तो मराठा थे ही नहीं, मुगल्स डिक्लाइन कर गए, तो फिर यहाँ पे पावर कोई बना ही नहीं, तो इसके बाद से यही, इसके बाद से ये कब्जा हो गया 1803 के बाद से, और 1813 का चार्टर और 1833 चार्टर एक्ट तो एकदम फाइनल कर दिया कि ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही कब्जा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब उसके बाद से इंडिया में कोई ऐसा पावरफुल कोई रियासत या सल्तनत था ही नहीं जो कि इनसे प्रोटेस्ट कर पाए, और इन्होंने यही प्रूफ किया 1757 के बाद से, जैसे कि जो बैटल ऑफ पलासी हुआ, उस समय तक ये 1-to-1 कहीं फाइट ही नहीं किए हैं, पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ब्रिटिशर्स कहीं भी 1-to-1 फाइट ही नहीं किए। 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल रही है, उसके बाद से इनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कौन राजा है नहीं है, उस केवल इनको रेवेन्यू से मतलब है। फिर रेवेन्यू जब इनको मिलते आया, तो फिर उसके बाद से ये क्या किए कि धीरे 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 अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कंपनी के शैडो में वो स्टैब्लिश किया। फाइट तो इनको कैसे कर लेंगे, बाहर का कोई आदमी आ रहा है अभी तो उसको समझने में लगेगा, तो उसके बाद से रेवेन्यू, और वहीं तक ये गए जहां तक इनको फायदा मिला। फिर उसके बाद से कंपनी बनाए, कंपनी के ये शैडो में क्या किए, ये रूल किए आपके ऊपर कि भाई ये क्या है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इनएफिशिएंट है, आपस में ये लोग बस लड़ते रहते हैं। और उसके बाद से 1833 चार्टर्ड एक्ट प्योरली ये क्या कर लिए, सेंट्रलाइज पावर कर लिए, और धीरे धीरे लास्ट वही जो एक बचा हुआ था कि आपका मुगल जो साम्राज्य और 57 बाकी लोगों को ये इकट्ठा करके वो भी वहां पे 1857 के बाद वो खत्म कर दिया। और फिर 1857 के बाद से किसके हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास वो पार्लियामेंट, और उसके बाद से वो एक्ट बना के 1861, और फिर उसका, तो 100 ईयर्स आपको तो ये समझने में लगा कि आप गुलाम, हाँ, समझ में ना, 100 ईयर्स से ज्यादा तो आपको ये समझने में लगा कि आप गुलाम थे। नहीं, आप इसको देखिए, ये बात तो हम लोग 2024 में इतना सब हिस्ट्री आ गया, इतना लिटरेचर, उसका इफेक्ट देखा हमने, इल इफेक्ट देखा, जैसे बहुत साल तक तो आप दिखे, अगर आप देखिए तो स्कॉलर्स तो यही कहे कि भाई ब्रिटिशर्स क्या क्लेम करते थे कि हमने कभी इंडिया को रूल, हम लोग ट्रेडर थे, कि ये लोग इनएफिशिएंट लोग हैं, इसलिए हम लोग क्या किए, इन लोग को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया, इन लोगों को हम लोगों ने सिविलाइज किया। फिर जब उसका जब आप धीरे 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 जब आप इफेक्ट देखे, तब पता चला कि भाई हम लोग तो भाई सबसे पुरानी जो है सभ्यता है। हाँ, समझ में आ रहा है। और पूरे वर्ल्ड के जब आप मैप में देखिएगा तो ब्रिटेन का पोजीशन क्या है, आप देखिए उसमें, आज भी देख लीजिए, ब्रिटेन कितना बड़ा कंट्री है, कुछ नहीं। और उसके बाद से आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में जो है कैसे है, इस चीज को ये देखिए, ये डेवलपमेंट, और उन्होंने क्या किया, आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड वो सेटअप बना, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं, कि हम कहते हैं ना कि इट इज नॉट मेयर अ गवर्निंग डॉक्यूमेंट, ये एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है, सोसाइटी को भी दिशा देता है, आपके पूरा ट्रेडिंग ये सारा एस्टेब्लिशमेंट ये सिस्टम उन्होंने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे आप, और आज तक अभी तक एट प्रेजेंट 2024 बहुत हद तक हम लोग जो है उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो वो बना किसके लिए था, एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए बना, तो कहाँ इसमें आप सर्विस आप देख पा रहे, समझ में आ रहा है ना ये, तो ये जो है इंपॉर्टेंट काफी। हाँ, नेक्स्ट आगे देखिए, 1833 में 1853, बस यही, ज्यादा नहीं, उसके बाद से नेक्स्ट लेट नहीं करेंगे। हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन was introduced. It was a competitive examination for recruitment into the civil services. Executive and
हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन was introduced. हाँ, it was a competitive examination, जानते हैं आप लोग, for the recruitment of civil services. Next, executive and legislative functions of the governor general were separated. Legislative functions of the governor general were separated. This act provided for the addition of 6 new members to the Legislative Council. This act provided for the addition of 6 new members to the Legislative Council. 6 new members the Legislative Council, and 4 members were appointed by provisions by provisional government of Bengal. औपबंधिक बोलते हैं हिंदी में इसको. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा. वेरी गुड. इसमें आगरा दिमाग में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा लोग. हमेशा बॉम्बे, मद्रास और बंगाल और आगरा. इसमें आगरा जो आगरा का तब से इंपॉर्टेंस जो है. नेक्स्ट आगे लिखिए. दिस एक्ट prescribed Governor General Legislative Council as the Central Legislative Council. Okay? Central Legislative Council, and the Central Legislative Council started functioning as mini parliament. ठीक है, मिनी पार्लियामेंट मतलब किसके? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसका क्या हो गया, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये जो है मिनी पार्लियामेंट के तौर. तो अब देखिए 1853 की ये बात हो रही है. 1853 मतलब कि 1857 का भी रिवोल्ट नहीं हुआ है. तो 57 का रिवोल्ट नहीं हुआ तो 58 वाला एक्ट नहीं आया, और 1861 वाला जो है वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो भी नहीं आया. तो अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर अभी शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन अब 53 के पहले ही से उन लोगों ने एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बना दिया था, जो मिनी पार्लियामेंट के तौर पे ये फंक्शन था. तो इनफैक्ट वो तैयारी में थे ही कि इस पे क्या किया जाए कि हम लोग जो है ब्रिटिश क्राउन को ये स्टैब्लिश करें. और मीनवाइल जो है ये 57 वाला जो आपका ये रिवोल्ट हो गया, और उसके बाद से ये लोग जो है कंपनी को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो अब ये कंपनी के रूप में क्या किया कि पहले आप जो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे यहाँ पे, और इकोनॉमिकली उस समय काफी प्रॉस्परस था इंडिया, वो जो दौर था आपका, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आपके पास थी उस समय, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगर आप कहिए तो उस दौर में ये था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको, क्योंकि टाइम तो है आप लोग का हो गया. चलिए